नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति की नई घोषणा के बाद अब युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि ईरान में अमेरिका और इजराइल के वो कौन से सैन्य उद्देश्य अभी बचे हुए हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। एपिसोड में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या ईरान युद्ध से दूर रूस लगातार अब यूक्रेन के महत्वपूर्ण हिस्सों में बढ़त बना रहा है। हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की स्थिति क्या है। होंगी और भी बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान युद्ध को जीतने का दावा, फिर भी बाहर निकलने के लिए मांगे 3 से 4 हफ्ते। कहा समझौता नहीं हुआ तो ईरान को पहुंचा देंगे पाषाण युग में। ईरान का पलटवार, कहा नहीं देखी अभी असली सैन्य ताकत। वैश्विक ईंधन संकट के बीच रूस यूक्रेन का एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमला जारी। ड्रोन हमलों के कारण रूस में तेल उत्पादन में कटौती। क्रेमलिन की पुष्टि, नवगठित ड्रोन इकाइयों में छात्र भी होंगे शामिल। चीन में वार्ता के बीच पाकिस्तान ने चली दबाव की चाल, कहा दुश्मनी खत्म करना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी। टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई के देने होंगे सबूत। तालिबान की पुष्टि, वार्ता के लिए पहुंचे प्रतिनिधि। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, 2.5 फीट तक उठी समुद्री लहरें। सुनामी और आफ्टर शॉक का अलर्ट वापस, एक की मौत, कई घायल, दर्जनों मकान जमींदोज। नासा ने रचा इतिहास, आर्टेमिस मिशन 2 को किया लॉन्च। 54 साल बाद इंसान की पहली चांद यात्रा। चांद का चक्कर लगाकर धरती पर वापस लौटेंगे 4 अंतरिक्ष यात्री। 10 दिन का पूरा मिशन। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी है, जबकि ईरान ने जवाबी मिसाइलों से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट और तेल की कीमतों को लेकर सबकी निगाहें इस इलाके पर टिकी हुई हैं। इस बीच चीन शांति की अपील कर रहा है और रूस संघर्ष को खत्म कराने में मध्यस्थता का प्रस्ताव दे रहा है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. पाषाण युग की धमकी, जंग खत्म करने की कोई निश्चित समय सीमा से खाली, अपनी सेना की जमकर तारीफ से भरा 19 मिनट का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जनता के नाम संबोधन। पूरे भाषण में वही बातें थीं जिसका वो जिक्र पिछले कई दिनों से करते चले आ रहे थे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ईरान जंग में जीत मिल चुकी है। ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना को जमींदोज किया जा चुका है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई है। इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है, लिहाजा 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका युद्ध से बाहर निकल आएगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ऐसा हमला होगा, ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नया नेतृत्व पहले से कम कट्टर है। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट संकट को लेकर कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को लेनी चाहिए। ट्रंप के बयान से बाजार निराश हुआ तो तेल के दामों ने फिर छलांग लगा दी। ट्रंप के भाषण ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। क्या नेतन्याहू सरकार उनकी समय सीमा से सहमत है? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। पिछले साल के 12 दिवसीय युद्ध के मलबे के नीचे दबे सैकड़ों किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम को निकालने की योजना का क्या हुआ? हॉर्मुज स्ट्रेट कैसे खुलेगा? क्या वाकई अमेरिका नाटो से बाहर निकलने को लेकर गंभीर है?
वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका का अभी कौन सा लक्ष्य पूरा रहना बाकी रह गया है। ट्रंप के बयान पर ईरान ने कहा कि अब जवाब हम देंगे। भाषण के तुरंत बाद ही ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें चटका दी, हालांकि उसे रोक लेने का दावा किया गया। ट्रंप के दावों का जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि उसके आधुनिक हथियार अब भी सुरक्षित हैं और दुश्मन उन्हें छू भी नहीं पाया है। IRGC ने कहा कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे। पूरी सैन्य क्षमता तो अभी दुनिया ने देखी ही नहीं है। जरूरत पड़ने पर असली ताकत दिखाई जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि अगर जमीनी हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत और सीज फायर के बार बार दोहराए जाने वाले चक्र में नहीं फंसने वाला। वहीं चीन ने सभी पक्षों से युद्ध जल्द बंद करने की अपील की, तो रूस ने इस संघर्ष को खत्म कराने में मदद की पेशकश की। इस बीच अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से 24 से 48 घंटों में ईरानी मिलिशिया के बड़े हमले की आशंका के मद्देनजर इराक छोड़ देने की एडवाइजरी जारी की है। उधर लेबनान में इजरायली हमला लगातार जारी है। इजराइल ने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 40 लड़ाके मार गिराने का दावा किया है। इस बीच ईरान ने भारत को बड़ी राहत देते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का आश्वासन दिया है। ईरान के भारत स्थित दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे भारतीय मित्र सुरक्षित हाथों में हैं, चिंता की कोई बात नहीं। और ताजा घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार, सामरिक मामलों के जानकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, आपने भी सुना होगा आज प्रेसिडेंट ट्रंप का जो संबोधन था, सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि अमेरिका युद्ध जीत गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। सवाल ये है कि ऑफ कोर्स अमेरिका के राष्ट्रपति का संबोधन शुरुआत हुई, क्योंकि जिस प्रकार से वो चांद पे बहुत 54 साल के बाद उन्होंने जो प्रयास किया है उसके लिए, और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने बार बार ये कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने सब कुछ जो टारगेट थे मैंने अचीव कर लिए हैं, और जहां तक हो सके ईरान जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। लेकिन सब ऐसा नहीं है। ईरान का जो मनोबल है वो ऊंचा हो रहा है, और ईरान जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है, ईरान के ऊपर जिस प्रकार से बम बरसाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है। ये दर्शाता है कि ईरान में आज भी काफी काबिलियत है, और उसको जो ऊर्जा मिल रही है उसके मनोबल के लिए वो है उसके मिसाइल्स और ड्रोन। और वो मिसाइल्स और ड्रोन जिस प्रकार से वो अपने खाड़ी के देशों के ऊपर बरस रहे हैं और इजराइल के ऊपर भी बरस रहे हैं, वो दर्शाता है कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे हालात में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी भी ईरान ने वेपनाइज कर रखा है, और जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वहां हूं, मदद चाहते हो आप तो मैं कर सकता हूं, नहीं तो जिम्मेवारी आपकी है, तेल आपको चाहिए, गैस आपको चाहिए, मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए। तो एक तरीके से पलड़ा झाड़ लेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को एक निराश पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने साफ एक तरीके से टाइम लिमिट भी दे दी है कि 2 से 3 हफ्ते में, शायद इजराइल को भी उन्होंने कहा होगा इसी तरीके से कि वे 2-3 हफ्ते में जो कुछ भी करना है फटाफट आपके जो भी टारगेट्स हैं अब तुरंत उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ईरान जो है इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। सर यहीं पर आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि 2-3 हफ्ते का जो टाइम रखा है, अब तो ये बात साफ हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं ना कहीं एक विनिंग पॉइंट इसमें वॉर के बीच में अपने लिए खोज रहे हैं। अगर 2-3 जो हफ्ते हैं उसके बीच में कोई बातचीत या समझौते में कामयाबी मिलती है तो वो शायद इसको अपना एक विनिंग पॉइंट बताएंगे। इस बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन अगर कोई ईरान जिस तरह से कोई समझौता नहीं कर रहा है, कोई बातचीत करने के लिए वो नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई समझौता करे और सीधी बातचीत भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये 2-3 हफ्तों में क्या अचीव करेंगे अमेरिका और इजराइल वहां पर? चंद्रशेखर जी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से चीन और रूस भी मध्यस्थता करने के लिए
चीन नहीं पर रूस तो मध्यस्थता करने के लिए आगे आया है। चीन ने भी सलाह दी है कि लड़ाई तुरंत समाप्त होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन देशों को भी लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति 2-3 हफ्ते के बाद कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे पूरा ही ईरान जो है नष्ट हो जाए। तो उससे पहले ये जो कार्रवाई हो रही है, कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर डाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चीन को, रूस को जो कहीं कोशिश कर रहे हैं ईरान की मदद करने के लिए और ईरान को इस महासंकट से बाहर निकालने के लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं निकाल पाएंगे। इसलिए 2-3 हफ्ते का समय दिया है और दोनों को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। अमेरिका को खासकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि युद्ध में जीत से ही वो बाहर निकले, और ईरान को खासकर ये ना कहे कि ईरान में घुटने के लिए एक पुरानी सभ्यता है, उसकी अस्मिता, उसकी अस्तित्वता, उसको सबको मद्देनजर रखते हुए तो ईरान को भी हमें ऑनरेबल एग्जिट देना है। और अमेरिका ने जितने अब अरबों डॉलर खर्च करके जो मकसद था वो शायद हद नहीं हो पाया, क्योंकि मकसद था घुटने टेकने का, तेल के ऊपर कब्जा करने का। ना ही ईरान ने घुटने टेके और तेल तो मुझे लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वेपनाइज ही कर दिया और पूरे विश्व भर में एक प्रकार से तेल की किल्लत, गैस की किल्लत, परेशानी, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही है, खाने पीने की कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब पूरे विश्व भर में हाहाकार जो बचा हुआ है। मुझे लगता है शायद अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर आ रहा होगा कि अब युद्ध को समाप्त करना में ही फायदा होगा, नहीं तो विश्व का प्रेशर अमेरिका पे ज्यादा होगा। सर, अगर मिलिट्री एस्पेक्ट में आपसे जानना चाहें तो इन 2-3 हफ्तों में आने वाले समय में अमेरिका किस तरह के कदम वहां पर उठा सकता है? मुझे लगता है ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट बहुत जबरदस्त करेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इजराइल तो हम देख सकते हैं कि इजराइल के ऊपर जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है ईरान, तो इजराइल भी जबरदस्त बम्बार्डमेंट करेगा। इजराइल अपना जो लेबनान में है, खासकर सदर्न लेबनान में, उसके ऊपर पूरा कब्जा करेगा, ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट करेगा। ईरान को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पे मजबूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि खाना पानी। ठीक है सर, समय का मैं एक अंतिम सवाल सर पूछ रहे हैं, क्या ये मध्यस्थता जो देश कर रहे हैं, खासकर हमारे जो पड़ोसी जो मध्यस्थता कर रहे हैं, ये अमेरिका गलत जगह तो नहीं चला गया है? इसकी जगह अगर रूस से बात की होती मध्यस्थता के लिए तो शायद ज्यादा फायदा होता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा चंद्रशेखर जी। बहुत गलत देश के साथ उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा 1970 है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने भी सोचा अपने आप को, पाकिस्तान सिर्फ जाके चिट्ठी दे सकता है, तो मध्यस्थता करने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए रूस जैसा देश ही, जिसके संबंध ईरान से बहुत पारंपरिक है और ईरान के साथ अच्छे संबंध है और रूस के संबंध ट्रंप के साथ भी अच्छे हैं, तो ऐसे हालात में मुझे लगता है मध्यस्थता करके रूस जरूर शांति बहाल कर सकता है। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर कभी अफसफा लागू था, बहुत सारे अधिकार नागरिकों को नहीं थे, लेकिन क्या आप देखते हैं कि ये बदलाव असम की बेहतरी के लिए हुआ है? जो सिक्योरिटी सिचुएशन का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसकी वजह से लोगों के इन्वेस्ट करने में, अपना डे टू डे का काम करने में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। चेंज जो मैं बदलाव देख रही हूँ महिलाओं में देख रही हूँ। दे आर वेरी एस्पिरेशनल एंड दे आर ऑल्सो वेरी एक्टिव वोटर्स, दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। 1931 में C.S. मूलन, हु वाज द सेंसस कमिश्नर, वाज ए ब्रिटिशर, उन्होंने बोला था कि बारिंग शिवसागर डिस्ट्रिक्ट which contains 4 districts now, barring that district, after 10-15 years indigenous people will find it difficult. In 1931 ने बोला to they will not have majority. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अचानक पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। रूस ने सुमी इलाके में यूक्रेन की सरकारी तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन ने इसे ईस्टर सीज फायर का उल्लंघन बताया। रूस ने वहीं पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क, खार्किव और जापोरेजे में भी नियंत्रण का दावा किया है। इस बीच ओडेसा में रूसी हवाई हमले और ब्रियांस्क में मिसाइल फैक्ट्री पर हमले की खबरें आई हैं। आइए आपको ताज़ा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। दुनिया में पहले से गहराए ऊर्जा संकट के बीच रूस और यूक्रेन संघर्ष में ऊर्जा ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।
अपने ताज़ा अभियान में रूस ने सुमी इलाके में यूक्रेन की सरकारी तेल और गैस कंपनी नाफ्तोगाज पर हमला किया है, जिसमें व्यापक नुकसान होने की खबर है। वहीं रूस ने भी उफा शहर में तेल रिफाइनरी के पास कई यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने यूक्रेन के ईस्टर सीज़फायर के प्रस्ताव का जवाब यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों पर और हमले करके दिया है। यूक्रेन ईस्टर के दौरान एक दूसरे के ऊर्जा समेत अन्य अहम ठिकानों पर हमला न करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं रूस का कहना है कि इस प्रस्ताव के बहाने रूस अपनी सैन्य तैयारी को संगठित और मजबूत करना चाहता है। इससे पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया था कि सहयोगी देशों ने वैश्विक ईंधन संकट के चलते यूक्रेन से रूस की ऊर्जा इंफ्रा पर हमले कम करने की बात कही थी। हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि ये हमले तभी रुकेंगे जब रूस यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाना बंद कर देगा। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्ट्रेटजिक मिसाइल फोर्स ने साइबेरिया में अभ्यास किया है, जिसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी। दूसरी तरफ रूस ने पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है। रूसी बयान में कहा गया है कि लुहांस्क की स्वतंत्रता का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा रूस ने खार्किव और ज़पोरिजिया में भी 2 इलाकों पर नियंत्रण की बात कही है। साथ ही क्रेमलिन ने बुधवार को यूक्रेनी सेना से पूरा डोनेस्क खाली करने की भी मांग की है। वहीं दोनों तरफ से कई ठिकानों पर अभी भी भीषण हमले जारी हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह यूक्रेन के ओडिशा में एक बंदरगाह पर रूसी हवाई हमला हुआ, जिससे कई शिपिंग कंटेनर में आग लग गई। दूसरी तरफ यूक्रेन ने ब्रियांस्क क्षेत्र में रूसी मिसाइल पुर्जों की फैक्ट्री पर हमले की बात कही है। इससे पहले बुधवार को रूसी सेना का एक परिवहन विमान क्रैश होने से करीब चालक दल के अलावा 29 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से भी बात की है। इस बातचीत में नाटो प्रमुख मार्क रूटे और अमेरिकी सेनेटर लिंडजे ग्राहम ने भी हिस्सा लिया। ज़ेलेंस्की ने इस बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि चर्चा के दौरान कूटनीति को मजबूत करने पर बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा गारंटी और यूरोपीय देशों को साथ लाने के बारे में चर्चा हुई। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि उनकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बात हुई है, जिसमें ईस्टर संघर्ष विराम पर चर्चा हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल कुलकर्णी, ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है, ये हम देख रहे हैं अचानक से काफ़ी तेज हो गया है। रूस दावा कर रहा है कि उसने लुहांस्क पे पूरा कब्जा कर लिया है, कई फ्रंट पे उसको सफलता मिल रही है। यूक्रेन भी अच्छा खासा हमला कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिएगा, वक्त मिला है सबको, पूरी सबकी निगाहें ईरान की तरफ थी। तो लग रहा था शायद रूस और यूक्रेन के बीच में शायद ठंडापन है, ईस्टर है, लेकिन जिस प्रकार से बार बार वहां से भी सुनने को मिल रहा है कि नेटो को लेकर के हो सकता है यूएसए अपना पलड़ा बाहर कर ले, तो ऐसे हालात में मुझे लगता है रूस चाहता है कि इस वक्त अब जितना भी हो सके कम से कम लुहांस्क का एरिया हो, डोनेट्स्क का एरिया हो, जिसमें वैसे ही उनका 99% कब्जा था, वो चाहते हैं कि पूरे इलाके में। संजय जी, कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपसे, जी संजय जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, मैं कह रहा था कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को लेकर के जिस प्रकार से लगातार 99% भाग रूस के पास था, अब वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं नेटो से अगर पलड़ा छुड़वा लेते हैं अमेरिका, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा रूस को ही होगा, क्योंकि मकसद तो नेटो ही था और नेटो का एक्सपेंशन था, जिसको लेकर के ये लड़ाई शुरुआत हुई। तो ऐसे में हालात में, और जहां पे ज़ेलेंस्की है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो सोचते हैं कि एंटी ड्रोन उधर भी जाकर के देंगे अरब कंट्रीज को। तो ये इस सब माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं रूस चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो भी लड़ाई समाप्त करे। 5वें साल में लड़ाई जा रही है, तो वो भी नहीं चाहते लड़ाई खींची जाए, क्योंकि अब पूरे विश्व में रूस जैसा देश जो है, ईरान के साथ भी उनके संबंध अच्छे हैं, वहां पर भी रूस चाहता है कि लड़ाई जल्दी समाप्त हो। वो चाहता है यूक्रेन के साथ जो कम से कम 20% का भाग, ज़पोरिजिया हुआ, खार्किव हुआ, लुहांस्क हुआ, डोनेट्स्क जैसे डोनबास का रीजन बोलते हैं, उसको लेकर के अगर वो मजबूती हासिल कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़ेलेंस्की भी जो है, यूक्रेनियन भी जो है, वो भी जो है बड़ी जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं उस तरफ। इतना आसान उनको भी नहीं लग रहा है रूसियों को, इसके 5 साल लगे हैं। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% एरिया जो डोनबास का है वो रूस के कब्जे में है, लेकिन रूस प्रयास कर रहा है कि उस एरिया को वो अपने कब्जे में जल्दी से जल्दी कर ले, जिससे ऐसे ना हो कि अगर कल लड़ाई होती है
सर यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि जो इस वॉर को रोकने के लिए जो कोशिशें चल रही थी और जो लोग कोशिश कर रहे थे वो खुद ही आज एक युद्ध के पार्ट बने हुए हैं। ऐसे में ये युद्ध को रोकने की जो कूटनीतिक कोशिशें थी वो कहीं खत्म हो गई हैं या अभी भी जारी हैं, उससे कुछ आशा की जा सकती है? हाँ, जरूर ट्रंप को भी लग रहा होगा कि वो जो कह रहे थे कि वो तो 24 घंटे में रुकवा देते या यूक्रेन और रूस की लड़ाई नहीं होती, लेकिन उन्होंने खुद ही देख लिया कि ईरान को इतना करने के बाद भी नहीं हुआ, तो इतना आसान नहीं है। यूक्रेन को 32 देशों की मदद थी और 32 देश मिलकर के रूस के साथ लड़ रहे थे, इसलिए वो लड़ाई तकरीबन 5-6 साल में जा पहुंची है। और अब रूस को लग रहा है कि वो भी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि परेशानी सैंक्शंस की, लड़ाई की, बहुत खर्चा होता है तो और बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो इसको देखते हुए रूस भी चाहता है जल्दी लड़ाई खत्म हो और इसका निपटारा, और कम से कम जो 20% यूक्रेन का जो इलाका है उसको तो मुझे नहीं लगता है कि रूस छोड़ेगा। अगर इसके ऊपर बातचीत हो जाती है, बाद में कम से कम सीज फायर हो जाता है, तो शायद दोनों का भला है, यूक्रेन का भी भला है, रूस का भी भला है। और अगर ईरान की लड़ाई अगर रुक सकती है तो उसमें अमेरिका का भला है, पूरे विश्व का भला है। तो ये बहुत जरूरी है। ये ऐसे इसमें हम लोग फंस गए हैं और पूरा विश्व फंस गया है। इन लड़ाइयों को रोकना निहायत जरूरी है। मुझे नहीं लगता है ऐसे देश जो इतने रईस देश सर ये लड़ाइयां जो हैं ये आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जा रही हैं, मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है उसके मोर्चे पर लड़ी जा रही हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये दोनों युद्ध जो हैं कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट हो गए हैं? बिल्कुल, ये देखिएगा, कोई भी है जो मिलिट्री सुप्रीमेसी दिखाने की जो कोशिश हो रही है, जिसके द्वारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का भी एक तरीके से दिखावा हो रहा है कि हम बहुत रईस देश है, हम बहुत मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन जमीन के ऊपर मनोबल को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता इंसान के सामने कोई भी आर्थिक व्यवस्था हो या कोई भी मिलिट्री सुप्रीमेसी हो जीत सकता है। आदमी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अगर उसका मनोबल ऊंचा है, उसको अगर आप नहीं तोड़ सकते हैं तो सब कुछ हार माननी ही पड़ेगी और मनुष्य को ही उसकी जो है उसको मुझे लगता है जो विक्ट्री है वो उसको प्रदान करनी पड़ेगी। तो उस मद्देनजर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर ये है, चाहे आप मिलिट्री सुपीरियरिटी कहें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कहें, तो आदमी जो है उसको, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, साइबर सिक्योरिटी कर ले, क्वांटम कंप्यूटिंग कर ले, पर आदमी है और उसके आज तक कोई बराबरी नहीं हो सकती है और उसका मनोबल गिराना बहुत बहुत कठिन होता है। और अगर देखा जाए तो बहुत आसान भी होता है और बहुत कठिन। अगर ठान ले कि मेरे को कोई नहीं तोड़ सकता है, सब कोई उसके सामने धरा का धरा खड़ा रहता है, वो ईरान ने साबित कर दिखाया है उस युद्ध में। और यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी हम देखते हैं किस प्रकार से यूक्रेन के सैनिक लगातार 5वें साल से भी लड़ रहे हैं, रूस के सैनिक किस प्रकार से लगातार लड़ रहे हैं और बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। तो कम से कम ईरान में तो कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, पर यहाँ पे तो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन है। उसके बावजूद भी देखते हैं कि जो सैनिक है उसका मनोबल तोड़ना बहुत कठिन होता है। और शायद यही कारण भी रहा होगा कि अमेरिका, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कूटनीतिक हल ईरान वाले मामले में निकालने के लिए अगर रूस से बात करता है तो अमेरिका को थोड़ा सा ये घबराहट जरूर होगी कि कहीं रूस ईरान के मामले को आगे रख के जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है इसको लेकर के बार्गेनिंग ना करने लग जाए। सर इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें फायदा है। कितना भी हो, अमेरिका और रूस के आगे संबंध अच्छे होंगे, विश्व का फायदा है, विश्व को शांति बहाल होगी। तो उसमें हम लोगों ने बड़े इसमें देखना चाहिए कि कौन किसका फायदा होगा। हो सकता है कि वो 20% जो भाग है जिसको ईस्ट यूक्रेन करके कोई अलग देश घोषित कर दे, ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन, तो काफी कुछ फायदा हो सकता है। पर आपका जो कहना है चंद्रशेखर जी, रूस मध्यस्थता करने में ज्यादा सफल होगा बनिस्बत बाकी कोई और देश। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ट्रंप इस ऐतिहासिक मामले की सुनवाई के दौरान खुद कोर्ट में मौजूद रहे।
ये मामला ट्रंप के उस प्रयास पर केंद्रित है जिसमें वे गैर नागरिक माता पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता देने की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर कहा था कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे या अस्थायी वीजा पर मौजूद माता पिता के यहाँ जन्मे बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता न मिले। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक बुर्किना फासो की सेना, सहयोगी बलों और जिहादी समूहों ने जनवरी 2023 से अगस्त 2025 के बीच 1800 से अधिक नागरिकों की हत्या की। ये हत्याएं युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आती हैं। तख्तापलट के बाद सत्ता में आई सरकार जिहादी हिंसा को रोकने में असमर्थ रही, जिससे पिछले दशक में हजारों जानें गईं। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से संघर्ष के सभी पक्षों द्वारा किए गए अपराधों की जांच की मांग की गई है। बुरुंडी के बुजुम्बाल में एक गोला बारूद डिपो में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि धमाकों में 3 सैनिकों सहित 57 लोग घायल हुए हैं। धमाकों से कई घरों और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि सैन्य उपकरण और सुविधाएं नष्ट हो गई हैं। सेना ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण डिपो में धमाके हुए। एजियन सागर में तुर्की के पश्चिमी प्रांत मुगला के तट पर अफगानी प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि तेज रफ्तार से जा रही नाव तट रक्षक बल से बचने की कोशिश में पलट गई। हालांकि इस हादसे में 20 अन्य प्रवासियों को बचा लिया गया है। पूर्वी इंडोनेशिया में गुरुवार सुबह समुद्र तट से दूर रिएक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। भूकंप के कारण उत्तर सुलावेसी प्रांत के मनाडो शहर में इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:48 पर मोलुक्का सागर में आया। भूकंप के बाद सरकार ने सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे बाद में हटा दिया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कर दी है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समयानुसार सुबह 3:54 पर स्पेस लॉन्च सिस्टम ने उड़ान भरी। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री 10 दिन में चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और फिर वापस धरती पर लौटेंगे। 54 साल बाद यह इंसानों की चांद की पहली यात्रा है।